अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ओके जी, हम पैराग्राफ 5 देख रहे थे कल, और एडवांटेजेस के बाद अब हम देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस कह लें या सिंपल लिमिटेशंस कह लें। क्या निमोनिक बनाया था हमने कल? Depicts and financial statement. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 जो हैं ये इसकी लिमिटेशंस है। फर्स्ट वन हमने डिस्कस की थी कॉस्ट। कॉस्ट इज रियली एक्टिंग एज अ डेटरेंट कि भाई कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, क्या जरूरत है ऑडिट कराने की। जहाँ तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो तो कंपल्सन है, तो ये कॉस्ट वाला पॉइंट बेसिकली एप्लीकेबल है इन केस जहाँ पे वॉलंटरी ऑडिट हो रहा है। तो जी आवाज़ आ रही है मेरा ख्याल? सही, ठीक है। अच्छा जी, सो सेकंड पॉइंट है इसमें डिसरप्शन। डी से डिसरप्शन। और डिसरप्शन भी हमने पढ़ा था कि भाई एम्प्लॉइज़ को बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑडिट कराते हुए, उन्होंने अपने डेली रूटीन के काम भी करने हैं और दूसरी चीज़ें भी ऑडिटर को भी करना है। तो ये भी एक किस्म का फिर कंपनी चाहती हैं जिनके लिए वॉलंटरी ऑडिट हो, कंपल्शन ना हो, तो वो कहते हैं क्या ज़रूरत है ऑडिट कराने की, हमारा स्टाफ भी काम होता है, डे टू डे ऑपरेशन में हिंड्रेंस आती है। नंबर 3, थर्ड बुलेट का जो लास्ट लाइन है उसमें सेकंड वर्ड एस से बनेगा सब्जेक्टिव एंड जजमेंटल। सब्जेक्टिव एस, तो पिक्स में एस स्टैंड फॉर सब्जेक्टिव। और अगर मैं आपके साथ रीड करूं, सम आइटम्स इन द सब्जेक्ट मैटर माइट बी एस्टिमेट्स whose truth and fairness will not be known with certainty until some point in time in future. This means that assurance opinion is ultimately subjective and judgmental. ऑडिट में बहुत सारी फिगर्स तो ऐसी हैं जो प्योर कॉस्ट पे बेस कर रही हैं। चेयर खरीदी है 2700 की, हम कहेंगे बिल दिखाएं, बिल होगा 2700 लिखा होगा, एक पार्टी से आपने परचेज की होगी, उससे हम कंफर्म भी कर सकते हैं। सो एवरीबडी विल रीच टू द सेम कंक्लूजन कि दिस शेयर कॉस्ट 2700। बट इसके अलावा अगर कोई एसेट की यूजफुल लाइफ है, कोई प्रोविजन है, एक केस हुआ है, हम हारेंगे या जीतेंगे, हारे तो टोटल 10 मिलियन का केस है, कितने मिलियन डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सो बहुत सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स हैं वो बेस कर रही होती हैं जजमेंट्स पे, मैनेजमेंट की जजमेंट्स होती हैं और एस्टिमेट्स होती हैं, और जाहिर है वो पर्सन टू पर्सन जजमेंट्स और एस्टिमेट्स वेरी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है कि हो सकता है हम एक मैनेजमेंट के एस्टिमेट से एग्री कर रहे हों कि भाई 2 मिलियन की प्रोविजन कर दें, और कल को कंपनी केस हार जाए 6 महीने के बाद फाइनेंशियल ऑडिट करने के बाद, और कंपनी को डैमेजेस 8 मिलियन पे करने पड़े। तो बहुत सारे लोग कहेंगे जनाब आपने तो कहा था 2 मिलियन डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, ये तो 8 मिलियन हो गए, ये तो ऑडिट आपका फेल हो गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम ऑडिट करते हुए पूरी ख्याल करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कोई चीज़ भी फॉर श्योर नहीं हो सकती, स्पेशली वो अमाउंट जो कि सब्जेक्टिव है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन 2 + 2 = 4, हर बंदा कहेगा भाई 2 + 2, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, कल बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, आपका कुछ आइडिया हो सकता है, हमारा कुछ और हो सकता है, वेदर ऐप भी एक हद तक बता सकती है बट श्योर नहीं है। सो ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्टिव और एस्टिमेट्स पे, जजमेंट से बेस कर रही हैं, उसके बारे में कभी भी कोई भी श्योर नहीं हो सकता। यानी पॉइंट ये कि इस हद तक ऑडिट में हो सकता है गलती हो जाए, कल को फ्यूचर में कुछ और हो जाए और ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में कुछ और लिखा हो, तो ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। कोई कहेगा जी ऑडिट कराने का फ़ायदा क्या हुआ, फिगर तो सही निकली नहीं इसके अंदर, तो येस इट कैन हैपन। नंबर 4, एफ से है जी फ्रॉड। Most fraud will include an attempt to deliberately conceal the truth or misrepresent information. हमने एक एडवांटेज डिस्कस किया था, वैसे डिस्कस किया था यहाँ पे हमने नील एससी के अंदर हमने बनाया नहीं था कि भाई ऑडिट कराने के फायदा हो सकता है फ्रॉड पकड़े, सही है। बट लेट मी टेल यू कि जो सही फ्रॉड है, जो सही वाला फ्रॉड है, फ्रॉड सही वाले फ्रॉड की डेफिनेशन ही है फ्रॉड होता ही वो जो पकड़ा ना जाए।
जो फ्रॉड पकड़ा गया वो फ्रॉड थोड़ी था, वो तो गलती थी, वो एरर था जो पकड़ा गया। सही फ्रॉड तो पकड़ा भी नहीं जाना। जो सही फ्रॉड होता है जिसमें सारे लोग मिले होते हैं, मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, सारे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कोशिश कर लें, जो सही वाला फ्रॉड है जितना मर्जी चेक कर लें, सही वाला फ्रॉड तो फिर भी पकड़ा नहीं जाएगा। सो मोस्ट फ्रॉड्स आर डिफिकल्ट टू कैच इवन देन कि हम बड़ा अच्छा रेगुलस ऑडिट भी कर लें, बट बहुत सारे फ्रॉड जो हैं वो फिर भी नहीं पकड़े जाएंगे पूरा ऑडिट करने के बाद भी। फ्रॉड वो पकड़ा जाता है जिसमें कोई बता दे, कोई विसल ब्लो कर दे, कोई जनाब किसी को शेयर सही ना मिले तो वो आके बात डिस्क्लोज कर दे, तो इस तरह पकड़े जाते हैं फ्रॉड। सही जो पक्का वाला फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड की डेफिनेशन ही है, हमने फ्रॉड पढ़ना है वैसे ISA 240 हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में। फ्रॉड, मेरी फ्रॉड की डेफिनेशन, फ्रॉड होता ही वो जो पकड़ा ही ना जाए, जो पकड़ा गया वो फ्रॉड थोड़ी था। Next one जी, in order to balance cost and efficiency, the auditor routinely uses essay sampling rather than test every item. Audit के अंदर हम 100% items टेस्ट नहीं करेंगे, हमने based upon sampling, वो हम sample यूज करेंगे। जाहिर है सैंपल की बेस पे ओपिनियन दे रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो, अगर हम पूरी टेस्टिंग करते हैं तो हो सकता है हमारा ओपिनियन कुछ और होता, सैंपल की बेस पे हमारा ओपिनियन जो है हो सकता है वो डिफर कर जाए। तो ये एक लिमिटेशन है कि सैम्पलिंग बेसिस पे ऑडिट कर रहे हैं, 100% हम नहीं करते और करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि करेंगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑडिटर की फ़ी टाइम बेस पे होती है, तो जितना ज़्यादा टाइम लगता जाएगा उतनी ऑडिट फ़ी भी बढ़ती जाएगी। Irrespective of how robust a client systems are, they will always incorporate some degree of, I say, inherent limitations. अच्छा, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बेसिकली है inherent limitations of auditing। अब ऑडिट करते हुए हम क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल्स को भी स्टडी करते हैं। स्टेज 4 ऑफ ऑडिट याद करें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है ना, हम कंट्रोल्स को थोड़ा टेस्ट करते हैं, उस पर रिलाई करते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जिन कंट्रोल्स पे बेस करके अपने ऑडिट के प्रोसीजर्स डिटरमिन कर रहे हैं, वो जो कंट्रोल्स इटसेल्फ हैं उसके अंदर भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो हम ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन एक ये भी है कि आप अपना ऑडिट बेस कर रहे हैं क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर। क्लाइंट के अपने जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हो सकती हैं। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 के एंड पे पढ़ेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स तब तक ही सही काम कर सकते हैं जब तक हर बंदा अपना अपना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करे। अगर क्लाइंट के ऊपर भी लोग आपस में मिल जाएं और मिल के फ्रॉड करना शुरू कर दें तो वो कंट्रोल्स तो फ्रॉड नहीं पकड़ेंगे। जब कंट्रोल्स फ्रॉड नहीं पकड़ेंगे तो फिर हमें भी ऑडिट में नहीं पता चलेगा। तो कंट्रोल्स इटसेल्फ आर फ्रेजाइल, दे आर सब्जेक्ट टू इनहेरेंट लिमिटेशन। जिस पे बेस करके हम ऑडिट कर रहे हैं, तो जिस चीज़ पे बेस कर रहे हैं वो अगर इनहेरेंट लिमिटेशन है उस पर, तो फिर ऑडिट के अंदर भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन आ सकती है। नेक्स्ट वन है जी, ऑडिट एविडेंस इज पी से परसुएसिव rather than conclusive. Persuasive evidence होते हैं rather than conclusive. That is, they persuade the auditor to believe that a particular assertion has been justified instead of providing a conclusion. वही अभी जिस तरह हमारी बात हुई थी, ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि 2 + 2 4 है, कुछ लग रहा होता है ये ऐसे हुआ होगा, उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे हम अपने जजमेंट्स और कंक्लूजन्स रीच कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं समझ रहे हैं वैसे ही हुआ है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव एविडेंस की। हमने एक एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वेरीफाई कर रहे हैं, उसमें एक बिल है 20,000 का, वो सॉल्ट एंड पेपर में। क्लाइंट कहते हैं जी कि हमने एक दिन लेट सेटिंग की थी तो हम सारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले रात को वहाँ पे हमने डिनर किया, ये उसका बिल है 20,000। ठीक है, होता रहता है, नॉर्मल है, बिल भी है, बिजनेस से रिलेट भी कर रहा है और लेट सेटिंग होती रहती हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को डिनर लंच वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो हो सकता है ठीक हो, आप वेरीफाई कर दें। रियलिटी में पता चले वो डायरेक्टर्स के बेटे की बर्थडे थी, वो वहाँ पे सेलिब्रेट हुई थी और उसका बिल लेके कंपनी में चार्ज कर दिया। हमें तो नहीं पता, हम तो परसुएड हो गए, मुतासर हो गए। परसुएशन का मतलब है कि आपने परसुएड हो गए, मोटिवेट हो गए, आपको लगा कि ऐसे हुआ होगा, यू हैव एवरी रीजन टू थिंक लाइक दैट। बट रियलिटी के अंदर कंक्लूसिवनेस क्या है वो शायद कई दफ़ा ना पता चले। सो पर्सनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट में डल गए हों, आप कोशिश करेंगे देखने की, एक हद तक पूछने की और रेज करने की पॉइंट्स एक हद तक होगी, बट आपके पास भी कोई सबूत नहीं है
और आपको पता भी नहीं चल रहा, तो ऐसे हो जाता है। तो इस हद तक तो फिर ऑडिट गलत हो गया ना हमारा। हम कह रहे हैं कि बिजनेस का एक्सपेंस है, वो बिजनेस नहीं था, वो तो पर्सनल था, वो तो डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट को चार्ज होना चाहिए था, कंपनी में चार्ज नहीं होना चाहिए था। बट ऐसे हो सकता है। कंपनी कहती है हमने लैपटॉप खरीदा है जनाब ये, और हम देख भी लेंगे लैपटॉप खरीदा, उसका सीरियल नंबर देख लेंगे, कंपनी के लिए यूज़ हो रहा है, पता चल रहा है, बट वो आज आपको दिखाने के लिए यहाँ ले आए हैं। बाकी सारा साल 364 डेज डायरेक्टर का बेटा उसके ऊपर गेमिंग करता है। तो हाउ वुड यू नो? जितना मर्जी हम ऑडिट कर लें, जितनी मर्जी अच्छी कर लें, देयर विल ऑलवेज बी सम लिमिटेशंस। हम परसुएड हो सकते हैं बट कंक्लूसिव बहुत सारी चीज़ों का नहीं हो सकता। उस दिन जब पता है ऑडिटर ने चेक करने लैपटॉप ला के रख दिया सामने और उस पर काम कर रहे हैं, बाकी मैंने कहा वो पबजी चल रही है उसके ऊपर, राइट? सो दिस कैन हैपन। अच्छा जी, ऑडिटर वाले कॉलम में हमने ऑब्जेक्टिव देख ली है, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रेजेंट फेयर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, फिर उसके बाद मटीरियलिटी, फिर उसके बाद हमने एडवांटेजेस, उसके बाद लिमिटेशंस। अब कौन सा एरिया हमने देखना है? लिस्ट बनाई थी हमने एक ऑडिटर वाले कॉलम में, ऑडिटर वाले कॉलम में हाँ मंगनियों की एग्जाम, वो भी हम देखते हैं पैराग्राफ 2 जी। इंटरनल कंट्रोल कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, तो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी बहुत सारी खराबियां हो सकती हैं, तो आप उस पर बेस करके अपना ऑडिट कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल ये आप क्लास में एंटर हुए, पैक का इंटरनल कंट्रोल क्या था? कैंपस में एंटर हुए, वहाँ पे एक पैक का इंटरनल कंट्रोल क्या था? सिक्योरिटी गार्ड, कैमरा, आपने फी जमा करानी है, पिंक ग्रीन ब्लू कॉपीज मिलेंगी, एक कॉपी इधर, एक कॉपी उधर, एक कॉपी आपके लिए, बैंक के लिए, ये सब इंटरनल कंट्रोल है। दिस इज हाउ कंपनी कीप देयर रिकॉर्ड्स एंड थिंग्स इंटैक्ट। सिस्टम, आप एक स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, कैश काउंटर है, क्या चीज़ें बिल देना है, ये सब इंटरनल कंट्रोल है। तो जो सिस्टम चला आ रहा है चीज़ों को, ठीक है, तो वो सिस्टम्स की बात हो रही है। ओके, टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स, मंगनियों की एग्जाम। बेसिकली अब हम देखने लगे हैं पैराग्राफ 2, लेकिन सबसे पहले बनाएंगे हम एक डायग्राम, और मैं चाहूँगा आपको डायग्राम नोट करें। अभी पैराग्राफ 2 है यार, पेज नंबर देख लें, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स, सच एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम बेसिकली ये देखने लगे हैं कि एक सीए फर्म, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को किस किस तरह की सर्विसेज दे सकता है। आज हम बहुत शुरू के अंदर ये चीज़ देखने लगे हैं कि एक सीए फर्म अपने क्लाइंट्स को कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकती है, कौन कौन सी एंगेजमेंट। आप एक टोटलिटी में देख लेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन सी सर्विसेज अभी जो ज़हन में आती है हम दे सकते हैं। एक तो ऑडिट है, ऑडिट के अलावा और भी दुनिया है, टैक्स हो गया और रिस्क एडवाइजरी और काउंटिंग की सर्विसेज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करते हैं कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हम दे सकते हैं। ओके, एक बार मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लेता हूँ, डायग्राम नोट कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
ये जो मैं लेटर्स यूज़ कर रहा हूँ इनसे क्या बनता है बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से देख लेंगे, अभी पढ़ भी लेंगे, अभी आप ऐसे ही नोट कर लें। जी ये डायग्राम होगी। ये मैंने जितने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के नाम यूज़ किए हैं, ISAs, ISREs, ISAE, ये पेज नंबर 13 के ऊपर, 13 के बॉटम पे इन सारे स्टैंडर्ड्स के फुल टाइटल्स जो हैं वो गिवन है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, और ये भी देख लेते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये 4 टाइप के स्टैंडर्ड हैं, ISAs, ISREs, ISAEs एंड ISRS। इनसे क्या बनता है, सारी चीज़ें पेज 13 के बॉटम पे एक टेबल है, वहाँ पे गिवन। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। बहुत मसला है। नोटेड जी, डन। जी लिमिटेशंस के फर्स्ट मैंने पूछा था कि वो उधर एक जगह पे कह रहा है स्मॉल पोस्ट भी लिमिटेशंस का पॉइंट नंबर 1 जी 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 says however if the audit firm is already hired to carry out non audit work जी सर्विसेज में आ जाएगा। हाँ जी ये नॉन एश्योरेंस जी। तो इधर कॉस्ट लेस हुआ करेगा फिर कॉस्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको जानते हैं, टाइम कम लगेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए तो एक्सटर्नल बंदे बनाने पड़ते हैं ना। हाँ, लेकिन हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर भी आपकी कोई नॉन एश्योरेंस सर्विस दे रहा हो, ये भी पॉसिबल है। वो तो इन्वॉल्वमेंट नहीं आ गई। नहीं, वो लिस्टेड कंपनीज के लिए मना है, बट अदर देन लिस्टेड जो उसमें कर सकते हैं आप।
सो वो फिर जरा हम कोड ऑफ एथिक्स, हाँ, लेकिन आप अगर इस तरह 2 काम कर रहे हैं तो फिर कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है, फिलहाल समझने के लिए जी। ओके जी, अब ध्यान से समझने, एक क्लाइंट वॉक्स इनटू आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस में वो एंटर हुआ, उसने रिसेप्शन का एरिया जो है उसके अंदर वो एंटर हुआ, सामने रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, उसकी टेबल है और रिसेप्शन के पास गया। रिसेप्शनिस्ट ने उससे 5 सवाल पूछने, 5 सवाल ये डिटरमिन करने के लिए कि उस क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, क्लाइंट तो ले मैंने, वो आगे बोलेगा मैंने ऑडिट कराना है, मैंने रिव्यू कराना है, मैंने टैक्स, लेकिन हमने उससे 5 बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं ये डिटरमिन करने के लिए कि क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए क्या वो अश्योरेंस एंगेजमेंट चाह रहा है या रिलेटेड सर्विसेज। और रिलेटेड सर्विसेज को हम इनफॉर्मली, वो अगर अश्योरेंस है तो ये नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, जिसका सही नाम है अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो सबसे पहले ये सेटल करना जरूरी है, क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट में हम कोई चीज चेक करते हैं और हमको अपना ओपिनियन देते हैं। रिलेटेड सर्विसेज में ओपिनियन कोई नहीं है, कुछ काम है, कुछ टास्क हैं जो हमने उसको परफॉर्म करके देने। अश्योरेंस का मतलब ये समझ ले ये चीज मैं बना के लाया हूँ, इसको चेक कर दें। रिलेटेड सर्विस है मुझे बनाना कुछ ना, मुझे बना दें, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क ये कि यहाँ पे आपने चीज बनानी है और वहां पे वो बना के लाया और आपसे कह रहे हैं मैंने बना तो लिया है, लेकिन आप इसको चेक कर दें ये ठीक है या ठीक नहीं है। तो सबसे पहले ये सेटल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उस रिसेप्शन के पीछे 2 हॉल्स बने हैं, एक हॉल ए है और एक हॉल बी है, क्योंकि वहां से गुजर के या तो हमने उसको हॉल ए में भेजना है क्लाइंट को, दैट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, या हॉल बी में भेजना है या हॉल आर में भेजना है जिसके अंदर है रिलेटेड सर्विसेज। तो रिसेप्शनिस्ट ने बिल्कुल क्लियर करके उससे 5 सवाल पूछ के उसको या तो हॉल ए में रेफर कर देना है या हॉल आर के अंदर रेफर कर देना है। और वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं, बेसिकली दोस 5 क्वेश्चंस आर 5 elements of an assurance engagement. There are 5 elements of an assurance engagement. अगर जो क्लाइंट हमसे सर्विस चाह रहा है उसमें वो 5 फीचर्स या एलिमेंट्स मौजूद है और 5 होने चाहिए, 5, तो हम उसको रेफर कर देंगे सर प्लीज प्रोसीड टू हॉल नंबर ए, अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर उन 5 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट भी मिस हुआ, कोई एक एलिमेंट भी पूरा ना हो रहा हुआ, तो वो जो मर्जी कहता रहे उसको हम कहेंगे प्लीज सर आप हॉल आर में चले जाएं, वहां पे रिलेटेड सर्विसेज के पार्टनर एक हैं, दे विल टेक केयर ऑफ यू। अश्योरेंस एंगेजमेंट में एक अलहदा पार्टनर होगा, रिलेटेड सर्विसेज में एक अलहदा पार्टनर। तो वो 5 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड 5 एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। और वो 5 एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, CREST, क्रेस्ट। अगर ये क्रेस्ट मौजूद है, टिक लगा रहा हूँ, तो फिर हम उसको भेज देंगे अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर एक भी क्रेस्ट में से कोई चीज मिस हुई, एक भी, तो फिर उसको कहाँ भेजेंगे, रिलेटेड सर्विसेज में। तो आइए पहले वो 5 एलिमेंट्स जो हैं जरा उनको रिव्यू करते हैं कि व्हाट आर दोस 5 एलिमेंट्स। पेज नंबर 6 पैराग्राफ 2.3, एलिमेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन एलिमेंट्स को देखते हैं। ओके, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा हुआ है जी फर्स्ट बुलेट में, ए 3 पार्टी रिलेशन, टी से, टी क्रेस्ट में जो टी है ये फर्स्ट एलिमेंट है, एक्चुअली टी स्टैंड्स फॉर 3 पार्टी रिलेशनशिप। क्लाइंट जो मुझसे सर्विस मांग रहा है उसमें तो अगर 3 पार्टीज आइडेंटिफाई हो रही हैं तो फिर वो है अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अगर सिर्फ 2 पार्टीज हुई, 3 ना हुई, तो फिर हमने उसको कहां भेज देना है, रिलेटेड। और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज इस फर्स्ट स्क्रीनिंग के ऊपर क्लियर हो जाती हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के लिए 3 पार्टीज होना जरूरी है। ऑडिट की एंगेजमेंट ज़हन में लेके आए, 3 पार्टीज कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन देना है वो किसने देना है, ऑडिटर ने देना है। और वो ओपिनियन किसको एड्रेस करना है, शेयर होल्डर्स को। तो ये 3 पार्टीज हैं, बनाने वाला कोई और है, चेक करने वाला कोई और है, और जिसको रिपोर्ट बना के देनी है वो एक तीसरी पार्टी है। तो ये 3 पार्टी होनी चाहिए। अगर क्लाइंट कह रहे हैं नहीं जनाब मैंने काम कराना है और आपने मुझे रिपोर्ट बना के देनी है, तो फिर ये अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, फिर ये रिलेटेड। अगर आपने काम कराना है और आपको ही बना के हमने प्रेजेंट करना है,
तो फिर आप पार्टी हैं और हम पार्टी हैं, दो पार्टीज हैं, तो फिर ये रिलेटेड सर्विसेज। सो 3 पार्टी रिलेशनशिप, और इस 3 या ट्राई पार्टी रिलेशनशिप में वो 3 पार्टीज कौन सी हैं, वो आप निमोनिक पीर भी बना सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो रेस्ट इन पीस भी कर सकते हैं, RIP, डिपेंड्स। तो 3 पार्टीज हैं, RIP, PIR, यहीं पे लिखा है। नंबर 1 P से प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर वो बंदा है जो ओपिनियन देगा, जो अश्योरेंस देगा, जिसको हम ऑडिटर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप देखें हम एक एंगेजमेंट का आज से पहले जानते थे ऑडिट, बट अश्योरेंस एंगेजमेंट्स में ऑडिट के अलावा और भी एंगेजमेंट्स हैं, ऑडिट के अलावा और भी अश्योरेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम वो जो टर्मिनोलॉजी यूज करते थे ऑडिटर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आज हम जरा बड़ा ही एक जेनेरिक टर्म देख रहे हैं कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 पार्टीज कौन है, तो उस ऑडिटर के लिए जेनेरिक नाम जो हम यूज करेंगे वो है प्रैक्टिशनर, P प्रैक्टिशनर। और ऑडिट में हम प्रैक्टिशनर का नाम चेंज होकर स्पेसिफिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑडिटर, ठीक है जी। दूसरी पार्टी कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ऑडिट की लैंग्वेज में हु इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन उसका एक जेनेरिक नाम या जर्नल नाम जो अश्योरेंस एंगेजमेंट, हम कहते हैं देयर मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसकी जिम्मेदारी हो वो चीज बनाने की। और तीसरी पार्टी, यहाँ क्या लिखा हुआ, इंटेंडेड यूजर्स, वो यूजर जिनके लिए ये एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। और ऑडिट में इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। सो आज से ऑनवर्ड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अंदर 3 पार्टीज कौन है, P प्रैक्टिशनर, I इंटेंडेड यूजर, R रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये 3 पार्टीज होंगी तो बात आगे चलेगी अश्योरेंस एंगेजमेंट की, वरना आप स्ट्रेट यहीं से उसको हॉल R के अंदर भेज देंगे, ठीक है जी। पहला टिक लग गया 3 पार्टी रिलेशनशिप। अब अगला सवाल, अभी भी इस तरफ जा रहा है वो अश्योरेंस की तरफ, बट बाकी 4 एलिमेंट्स भी अभी हमने कंप्लीट करने हैं। नंबर 2 एलिमेंट, S से सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के ऊपर अश्योरेंस लेनी है उस चीज का वैलिड होना भी जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लाइंट कह रहे जी तो बजी मैंने ऑडिट कराना, मेरा ऑडिट कर दें ठीक है, 3 पार्ट, किस चीज को मेरा ऑडिट करते हैं जी, मैंने ऑडिट कराना है, मेरा ऑडिट। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, किस मेरा ऑडिट करना है यार, मेरा ऑडिट नहीं सर, आपका ऑडिट, यू आर नॉट अ वैलिड सब्जेक्ट मैटर। हम ऑडिट में किस चीज को ऑडिट करते हैं, फाइनेंशियल। सो वो सब्जेक्ट मैटर का आइडेंटिफाई और वैलिड होना भी जरूरी है। देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर जिसके ऊपर अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, वो सब्जेक्ट मैटर वैलिड होना चाहिए, हम उस पर चेक भी कर सकते हो। सो देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट मैटर। और ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो यार सब्जेक्ट मैटर में देखते हैं, दिस इज द डेटा सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द रिस्पांसिबल पार्टी for the practitioner to evaluate, जिसको evaluate करना है। So there must be a subject matter. Another example might be a cash flow forecast to be reviewed by the practitioner. So subject matters different तरह के हो सकते हैं, लेकिन उसका valid होना चाहिए। मेरा audit कर दें, नहीं सर सॉरी आपका नहीं हो सकता। Management का audit कर दें, नहीं, this is not a valid subject matter। ठीक है, दूसरा सवाल, सब्जेक्ट मैटर भी ठीक हो गया, टिक लग गया। अगला एलिमेंट, suitable, C से criteria। There must be a suitable criteria upon which the subject matter is to be evaluated by the auditor। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का क्राइटेरिया क्या है। पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि हर कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, IFRS। यूएस में चले जाएंगे तो वो क्राइटेरिया डिफरेंट है, वहाँ पे यूएस गैप्स, ठीक है। पाकिस्तान में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो क्राइटेरिया भी सूटेबल होना चाहिए जिस क्राइटेरिया के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। तो हम कहेंगे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए हैं जी, बना लिए, ऑडिट कराना है, फाइनेंस कैसे बनाया है, वो बन गए, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये। सो क्राइटेरिया भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। IFRS, क्योंकि हमने ओपिनियन इसी चीज के ऊपर देना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स give a true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework। और वो कौन से फ्रेमवर्क होंगे फिर, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। सो 3 हो गए हमारे जी एलिमेंट्स। नेक्स्ट वन, E से एविडेंस। 3 पार्टीज भी हो गई, सब्जेक्ट मैटर भी हो गया, क्राइटेरिया भी हो गया, लेकिन सर एक छोटा सा मसला, रिकॉर्ड कोई नहीं है हमारे पास। अकाउंट्स बनाए हैं, ये अकाउंटेंट है, स्वेयरिंग टू गॉड, इसने IFRS के मुताबिक बनाए हैं, लेकिन डेटा नहीं है, वो आग लग गई, जलजला आ गया, सैलाब आ गया,
रिकॉर्ड अब तक कहीं रावी से आगे चला गया होगा, तो क्या अश्योरेंस एंगेजमेंट हो सकती है? और एविडेंस भी आम एविडेंस नहीं होना चाहिए, ऑडिट में बार बार यूज करेंगे। सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस में दो क्वालिटीज होती हैं, इट मस्ट बी सफिशिएंट इन क्वांटिटी में जितना होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट क्वालिटी वाला। सो क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी इन राइट क्वालिटी में ऑडिट एविडेंस है। अगर ऑडिट एविडेंस नहीं है तो फिर अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं हो सकती। पांचवा सवाल, अश्योरेंस रिपोर्ट, आर से रिपोर्ट। ये जो हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट के ऊपर प्रैक्टिशनर ने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, एवेलुएट करना है, इट नीड्स टू बी इन राइटिंग। ये नहीं, बेसिक ये है रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट, राइटिंग में होगा, ओरल नहीं होगा, जुबानी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम क्लाइंट को कहें ठीक है जनाब आपकी जिस दिन एजीएम हो उस दिन आप हमें जूम पे या स्काइप पे ऑनलाइन ले लीजिएगा, तो वहाँ पे एकदम लेते हैं, हे गाइस हाउ यू डूइंग डियर शेयर होल्डर्स, ठीक है वी हैव ऑडिटेड योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग इज ओके, ठीक है ट्रस्ट अस, दैट्स इट, एंजॉय योर एजीएम एंड डोंट फॉरगेट टू पे आवर बिल, बाय बाय। नहीं भाई, राइटिंग में किधर है रिपोर्ट, किधर लिख के दिया आपने, तो आपने लिख के देना है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। पास पेपर में इसकी एक दफ़ा टेस्टिंग भी हुई, आई वांट यू टू नोट डाउन द अटेम्प्ट, और आपने एक जगह डिटरमिन कर ली है कि कहाँ पे उसको अटेम्प्ट को आपने लिखते जाना है, और उसका जो सिंटेक्स है, फॉर्मेट है, वो भी हम क्लियर हैं कि जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ वैसे लिख रहे हैं। 20S यानी 20 सितंबर अटेम्प्ट होगी। क्वेश्चन नंबर था 9C, सी इन चार्ली, 9C 4 मार्क्स नॉलेज। What are the elements of an assurance agreement? जो हमने पढ़ा है 1 लाइन के अंदर आपने लिखना। एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं 5 एलिमेंट्स क्या हैं। अटेम्प्ट आपने नोट कर ली 20 सितंबर, 9C 4 मार्क्स नॉलेज। सी से suitable criteria, example IFRS, R report, written assurance report, it must not be in writing, so it must not be oral, it must be in writing. E evidence must be sufficient and appropriate. S there must be a valid subject matter. T three party relationship, three party कौन है, petitioner, responsible party and intended users। ये 5 elements हैं assurance engagement के। और अब आपने इन 5 एलिमेंट्स को सामने रख के होमवर्क के अंदर अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ के आनी है। अब आपको ये समझ आएगी कि ये अश्योरेंस एंगेजमेंट होती क्या है। ये आपने घर से पढ़ के आना है, ये 5 एलिमेंट्स इसमें। अच्छा जी, एक लम्हे के लिए अब अज्यूम करते हैं कि 5 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट जो है वो था मिस, तो फिर हमने उसको भेज दिया रिलेटेड सर्विसेज। अच्छा, जो ही वो रिलेटेड सर्विसेज वाले हॉल में एंटर हुआ तो रिलेटेड सर्विसेज वाले हॉल के अंदर फिर एक अंदर रिसेप्शन एरिया था, और उस रिसेप्शन एरिया के पीछे हॉल R1 और हॉल R2, पीछे फिर 2 हॉल हैं। अब वहां पे रिसेप्शन में उससे फिर कुछ सवाल पूछने हैं और फिर उसको भेजना है या तो इस हॉल में जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी हुई है एग्रीड अपॉन सर्विसेज या कंपाइलेशन एंगेजमेंट। उससे सवाल ये पूछने हैं कि सर आपको जो रिलेटेड सर्विस आई उसमें इंश्योरेंस तो है नहीं, आपने करवाना क्या है? वो कहेगा जी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी, नाम से डायरेक्ट कंपाइलेशन, कंपाइल करवानी है कोई चीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे अकाउंटेंट को बनानी नहीं आती, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है जिसमें अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्सपर्टीज चाहिए। तो हम उसको भेज देंगे सर ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो है, ये आपकी हेल्प करेंगे, ये आपको असिस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, ये डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा। वो कहते हैं नहीं जनाब मैंने तो कोई इंटरनल ऑडिट कराना है, टैक्स की सर्विस करानी है, रिस्क एडवाइजरी सर्विस लेनी है, कुछ और सर्विस लेनी है, कंपाइल नहीं कराना, कुछ सर्विस लेनी है, लेकिन वो एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट भी नहीं है, वो फॉल कर जाएंगी एग्रीड अपॉन सर्विसेज के अंदर। इसको एग्रीड अपॉन सर्विसेज भी कहते हैं, इसको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स भी आप लिख सकते हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि क्लाइंट और आप वो प्रोसीजर्स एग्री करेंगे क्या काम करवाना है, कितना करवाना है, और आप उसके मुताबिक वो सर्विस उसको परफॉर्म करके देंगे। आपके ज़हन में जितनी भी सर्विसेज आती हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परफॉर्म कर सकता है अदर देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सब यहाँ फॉल कर देंगे। जो भी आपके ज़हन में आपने एग्जांपल दी थी, इंटरनल ऑडिट है, टैक्स रिटर्न हो गई, रिस्क एडवाइजरी की बात हुई थी, कंसल्टिंग की कोई सर्विस है, वो सब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब अच्छी बात ये है कि ये जो रिलेटेड सर्विसेज हैं ये सिर्फ आज हमने इनका नाम पढ़ना है, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ नाम पढ़ा, सारा कुछ हमारे सिलेबस में ये नहीं है, बल्कि सो मच सो ना ये हमारे सिलेबस में है और ना ही ये वाली बात। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है जी ऑडिट एंड रिव्यू,
ऑडिट एंड रिव्यू। तो अब इस एरिया पे आते हैं, तो ये बस एक दफ़ा, और ये फाइनल्स में फिर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह हमारे साथ। फाइनल्स के अंदर ये रिलेटेड सर्विसेज, इनके भी स्टैंडर्ड हैं, इनको भी हम डिटेल के अंदर बड़ी तफसील के अंदर देख रहे हो। तो बस आज हमने एक दफ़ा इसका जिक्र करना है, आपको ये पता होना चाहिए रिलेटेड सर्विसेज हैं, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हैं, और इसके बाद अब यहाँ पे आना है अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्रेस्ट पूरा हो गया, अश्योरेंस एंगेजमेंट वाले हॉल के अंदर वहां पे गए, गेस व्हाट, फिर एक रिसेप्शन है, उसके पीछे 3 हॉल हैं, उन 3 हॉल्स के ऊपर नेम प्लेट, एक के ऊपर लिखा है ISA, वो नजर आ रहा है क्लाइंट को उस हॉल में, कह रहा तो पीछे 3 ISA, एक के ऊपर लिखा हुआ है ISR। ISA स्टैंड्स फॉर, आपने देखा पेज 13 पे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस। अब यहाँ पे उससे कुछ सवाल पूछने हैं और उसकी बेस पे फिर हमने फैसला करना है कि उसको ISS वाले हॉल में भेजना है, ISRE वाले हॉल में भेजना है, या ISAE वाले हॉल में हमने भेजना है। सवाल क्या करने, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी हमने बात की थी ना, सब्जेक्ट मैटर, ये सब्जेक्ट मैटर स्टार लगा रहा हूं, ये सब्जेक्ट मैटर इसके साथ लिंक कर रहा है, ऐसे सब्जेक्ट मैटर। सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि सर अब आप मुझे जरा डिटेल में एक्सप्लेन करें वो क्या चीज है, वो सब्जेक्ट मैटर क्या है जिसका आपने ऑडिट कराना है। क्लाइंट अगर मुझे एक कॉम्बिनेशन बना के देता है, ये कॉम्बिनेशन देखिएगा, हिस्टोरिकल एंड, ये सब्जेक्ट मैटर अगर वो हिस्टोरिकल भी हो और फाइनेंशियल भी हो। एग्जांपल, हिस्टोरिकल का मतलब होता है पास्ट, ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ऑडिट कर रहे होते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये पिछले साल का जिक्र होता है या फ्यूचर की बात, पास्ट। सो जो हम ऑडिट करते हैं वो पीरियड पास्ट में गुजर गया होता है, सो पास्ट की बात हो रही होती है, और ऑब्वियसली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। सो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का उसने हमसे सब्जेक्ट मैटर ऑडिट और वो हिस्टोरिकल बेस्ड है, तो फिर हम उसको या ISS वाले हॉल में भेजेंगे या ISRE वाले हॉल में भेजेंगे, उससे मजीद कुछ सवाल करके। लेकिन पहले जरा ये डिटरमिन कर ले कि सब्जेक्ट मैटर्स क्या होते हैं, हिस्टोरिकल एंड फाइनेंशियल, तो फिर ISAs या ISRE। लेकिन अगर वो कहे जी मैंने जिस चीज का आपसे ऑडिट या अश्योरेंस लेनी है वो या तो हिस्टोरिकल ही नहीं है या फाइनेंशियल नहीं है, नॉन हिस्टोरिकल या नॉन फाइनेंशियल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लाइंट बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, बैंक कहता है भाई आप लोन लेके क्या करेंगे, अगले 4 साल के प्रोजेक्टेड अकाउंट्स बना के लाएं, अगले 4 साल के प्रोजेक्टेड अकाउंट्स बना के लाएं। वो हमारे पास आता है, ये मैंने 4 साल के प्रोजेक्टेड अकाउंट्स बनाए हैं, बैंक के पास गया था, बैंक कह रहा है इसके ऊपर तो ओपिनियन ही नहीं है, इसके ऊपर ओपिनियन लेके आए। तो मैंने अब आपसे जो एश्योरेंस लेनी है वो पास्ट के अकाउंट्स पे नहीं लेनी, उसके लिए मेरे और स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। मैं जो आज आपसे सर्विस लेने आया हूँ वो ये अगले 4 साल के मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, बेस्ड ऑन एजम्पशन और सारी चीजें। लोन लेके मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, इतनी सेल होगी, उसमें बहुत सारी एजम्पशन, इतनी सेल होगी, ये कॉस्ट होगी, ये प्रॉफिट होगा, ये सारी, इसके ऊपर एश्योरेंस लेनी है। तो अब सब्जेक्ट मैटर तो वैलिड है बट वो इधर फॉल नहीं कर रहा, वो किधर फॉल कर रहा है, नॉलेज। इन कामों के लिए एक और स्टैंडर्ड है, एक और हॉल है, वहां पर भेजेंगे नॉन हिस्टोरिकल के लिए, जो कि अच्छी बात है हमारे सिलेबस में इस कैफ के अंदर नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स नॉन हिस्टोरिकल के लिए लगते हैं या नॉन, यानी हिस्टोरिकल हो लेकिन नॉन फाइनेंशियल हो तो भी यहाँ है, अगर फाइनेंशियल हो लेकिन नॉन हिस्टोरिकल हो तो भी यहाँ है, नॉन हिस्टोरिकल नॉन फाइनेंशियल दोनों तो भी यहाँ है। कोई एक नॉन लग गया ना तो उसको यहाँ भेज दें, कोई एक नॉन, और दोनों जगह नॉन नहीं लगेगा तो उन दोनों में से एक जगह भेजना है उसे, ठीक है। सो नॉन हिस्टोरिकल की मैंने एग्जांपल दे दी, प्रोस्पेक्टिव या फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल, फाइनेंशियल की एग्जांपल तो क्लासिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। नॉन फाइनेंशियल की एग्जांपल, कोई क्लाइंट मुझसे आगे कहता है जनाब हमने अपने इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस लेनी है, हमने वर्ल्ड बैंक से एक लोन लिया था और वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट है कि हम आपको लोन दे तो रहे हैं बट आपके इंटरनल कंट्रोल्स हम आपको दे रहे हैं, इस तरह होने चाहिए कंट्रोल। तो हमने उनको एक स्टेटमेंट बना के भेजनी है कि हमने उनके बनाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स को कंप्लाई किया। अब इंटरनल कंट्रोल्स इज नॉट अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें नॉन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स भी एलिमेंट्स हैं।
कि जनाब मशीनों को टाइम पे ग्रीस देते रहे हैं, ऑयल देते रहे हैं, मेंटेनेंस होती रही है, ये चेक करना है और इसके ऊपर आपने ओपिनियन है, ये नॉन फाइनेंशियल। सो नॉन फाइनेंशियल एरियाज के ऊपर अगर अश्योरेंस लेनी है तो उसके लिए हम उसको भेज देंगे अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं। हमारे सिलेबस में हम सिर्फ उन अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल भी हैं और साथ साथ फाइनेंशियल। हिस्टोरिकल और फाइनेंशियल के अलावा हम किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे। और अब आखिरी बात, ये सेटल हो गया हिस्टोरिकल एंड फाइनेंशियल। अब उससे एक सवाल और करना है, फिर उसको या इधर भेज, ये सेटल हो गया कि या उसने इधर जाना है या इधर जाना है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड फाइनेंशियल। एक सवाल और करना है, सर आप ये बताएं आपको जो अश्योरेंस चाहिए उसका लेवल क्या होना चाहिए? आपको हाई लेवल अश्योरेंस चाहिए या लो लेवल चाहिए? दो तरह के अश्योरेंस लेवल होते हैं, एक याद रखिएगा 100% या एब्सोल्यूट 100% कोई चीज नहीं है, या रीजनेबल है या लिमिटेड है। रीजनेबल का मतलब है मटेरियल, लिमिटेड का मतलब है आप समझ, एक बड़ा ऑडिट है एक छोटा ऑडिट है। एक बड़ा ऑडिट है, क्या कराना है? बड़ा ऑडिट कराना है। बड़े ऑडिट के पैसे ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगेगा। छोटे ऑडिट में टाइम कम लगेगा और पैसे भी थोड़े, उसकी वैल्यू भी कम होगी। ठीक है, तो बड़ा ऑडिट इज ऑडिट जिसमें रीजनेबल अश्योरेंस, और छोटे ऑडिट के लिए हमने नाम बनाया रिव्यू। उसको छोटा ऑडिट नहीं कह रहे, छोटे नहीं कह रहे, वो छोटे, उसको कहेंगे रिव्यू। रिव्यू रिव्यू इज छोटा ऑडिट जिसमें हम जो लेवल ऑफ अश्योरेंस देंगे वो लिमिटेड हो। और बस आखिरी दो चीजें, ऑडिट के अंदर हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, रिव्यू के अंदर हम एक हेडिंग यूज करेंगे कंक्लूजन। अच्छा, ये जो रिव्यू वाला टॉप चैप्टर कोई है किसी को याद? 15 चैप्टर्स थे उसमें से, हाँ लास्ट चैप्टर जो है हमारा 15 वाला रिव्यू के लिए, वो 14-15 हमने कहा था ना आखिरी दो ग्रेड्स के लिए, उसमें जो 15 है वो रिव्यू एंगेजमेंट के लिए। और यहाँ पे हम ऑडिट के अंदर हम पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन यूज करते हैं और ऑडिट के रिव्यू के अंदर हम जरा नेगेटिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्या होता है इंशाल्लाह इसकी बात करेंगे। आखिरी चीज सिर्फ मुझसे नोट कर लें कि पैराग्राफ 2 के अंदर आपने कल क्या पढ़ के आना है, ये जो टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। पैराग्राफ 2.1, पैराग्राफ 2.1, इसके बाद पैराग्राफ 2.2 और पैराग्राफ 2.2 की एक अटेम्प्ट भी नोट कर लें। ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस, लेवल ऑफ अश्योरेंस ये रीजनेबल अश्योरेंस है, लिमिटेड अश्योरेंस। अटेम्प्ट नोट कीजिएगा 2.2, 15 सितंबर 15S, क्वेश्चन नंबर 1G 3 मार्क्स नॉलेज, ये 2.2 के लिए। इसके बाद आप 2.3 भी पढ़ के आएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि पैराग्राफ 2 कंप्लीट, पैराग्राफ 2 कंप्लीट। और इंशाल्लाह कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो पैराग्राफ 4 और इसके बाद पैराग्राफ 3 हमारा चलेगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।